नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, यू कैन नेवर क्रॉस द ओशियन अंटिल यू हैव द करेज टू लॉस साइट ऑफ द शोर। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा ये कोट यहाँ पर लिखा गया, उनके द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी समंदर को तब तक आप क्रॉस नहीं कर पाओगे जब तक ना आप किसी किनारे को यहाँ पर देखने की यहाँ पर हिम्मत ना जुटा लो। ओके, कहने का मतलब जब तक आप किसी किनारे के ऊपर फोकस करते रहोगे कि मुझे एक किनारा दिखता रहे और मैं ये कहूँ कि मैं एक समंदर को भी पार कर लूँ, तो तब आप समंदर को पार नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो है ना, जो किनारे को देखने की जो नज़र है ना, उसको आप गुम कर दो। ओके, तो आप सिर्फ फोकस करो कि मैंने अपने पाथ के ऊपर आगे बढ़ना है, जो मैंने रास्ता तय करना है। मेरा रास्ता क्या है? एक किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे तक पहुंचना है। ओके, एक समंदर को एक जगह से दूसरी जगह जो है मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। तो तभी ट्रैवल कर पाओगे जब आप ये सोचना बंद कर दोगे कि मैं किसी किनारे को साथ साथ देखता चलूँ और ट्रैवल भी करता चलूँ। तो ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे रास्ते में जो है ना, अलग अलग तरह के रास्ते जो है मिलते हैं। अगर समंदर की भी हम बात करें तो कभी ऐसा समय भी आता है जब आप बीचों बीच होते हैं समंदर के, तो आपको कोई भी किनारा नहीं दिखता है। ओके, तो फिर उस समय आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए आगे बढ़ने का, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, ये इनको भेजा गया था स्पेन के राजा के द्वारा कि आप जो है हिंदुस्तान की खोज करिए, इंडिया की खोज करिए, क्योंकि वहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी रिच हैं। ओके, तो वहाँ पर गोल्ड जो है वो तो आम ही बिकता है, आम ही चलता है। मतलब इतने लोग अमीर हैं इंडिया के, तो वहाँ पर उसकी खोज करिए। हमने वहाँ उसके साथ ट्रेड शुरू करना है। लेकिन ये निकले तो थे इंडिया की खोज करने, लेकिन जब ये स्पेन से निकले तो स्पेन के साथ अटलांटिक ओशन लगता है, और अटलांटिक को पार करते करते ये अमेरिका तक पहुंच गए। ओके, नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गए, जिसको आज हम यूनाइटेड स्टेट्स भी कहते हैं। तो खोज इन्होंने इंडिया की करनी थी, लेकिन ये अमेरिका की इन्होंने खोज की। तो काफ़ी इनकरेजिंग इनका यहाँ पर कोट है। तो इनका एक्सपीरियंस है जीवन का जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो हमें सीखने को यहाँ पर मिल रहा है काफ़ी कुछ कि आगे बढ़ना है हमें, और जब आगे बढ़ेंगे तो कठिनाइयाँ आएंगी, तो कठिनाइयों का सामना करना है और सोल्यूशन जो है ना वो ढूंढना है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो डेली एडिशन, डेली हम डिस्कस करते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर। शुरुआत कोट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। और सेकंड लास्ट यहाँ पर शीशे के सामने जो है 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर। और लास्ट में एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होता है। डेली जो है नया कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, ता जो कि एक पकड़ बना सके इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी की समझ के बारे में। तो इस लेक्चर को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ पर जाइए, तो वहाँ से आपको जो पीडीएफ है इस लेक्चर का वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एडिटोरियल से। तो फर्स्ट एडिटोरियल में बात कर रहे हैं रिसाइकलिंग अलॉन्ग विद व्हीकल स्क्रैपेज, रियलाइजिंग द कैपिटल संक इन व्हीकल्स मैटर्स। तो यहाँ पर ना अभी भारत सरकार ने हाल ही में एक स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये पॉलिसी लागू की गई, जिसमें यहाँ पर जो पुराने व्हीकल्स है, जो खासतौर पे जो 15 साल पुराने व्हीकल्स, उनको यहाँ पर स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये उनका सरकार का मानना ये है कि जितने पुराने व्हीकल्स है ना, वो उतना ज़्यादा एमिशन कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा निकल कर आ रहा है अगर इनको कंपेयर करें जो मॉडर्न व्हीकल्स है उनके साथ। तो आप मॉडर्न व्हीकल्स में देख सकते हो, जैसे BS6 नॉर्म्स जो है वो लागू हो चुके हैं। तो BS4 से हमने सीधे शिफ्ट किया था BS6 को, BS5 तक हम पहुंचे ही नहीं। ओके, तो BS6 में और इंजन क्वालिटी में यहाँ पर बढ़िया उसको कर दिया गया है, ताकि जो कि जो एमिशंस हैं वो जो है कम से कम निकले। तो उनके कंपैरिजन में पुराने व्हीकल्स जो है ना वो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। तो अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में ही यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर स्क्रैप भी हम करते हैं ना, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी भी ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि स्क्रैप करेंगे तो उसका बाद में हम स्टील बनाएंगे, तो क्या उसको बाद में आगे जो हम संभाल पाएंगे। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि अभी जितने भी नेशनली व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, तो वो 25 करोड़ के आसपास यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, ओवर ए क्वार्टर ऑफ ए बिलियन। ओके, तो बिलियन मतलब 100 करोड़, तो उसका क्वार्टर जो है वो 25 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है नेशनली रजिस्टर्ड है व्हीकल्स। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी जो है ना व्हीकल स्क्रैपिंग इंडस्ट्री जो है उसकी ज़रूरत है। ओके, और जो अगर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की यहाँ पर बात करें तो उसकी इंटेंशन जो है, तो यहाँ पर
लगता तो है कि जो यहाँ पर सेंसिबली जो है यहाँ पर काम करेगी आने वाले समय में, और इसकी ज़रूरत भी है। और आने वाले समय में अगर बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो उसको उसमें हम देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके अलावा जो भारत इतने बड़े पैमाने पर तेल को इंपोर्ट करता है बाहर की कंट्री से, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ओके, तो और भी यहाँ पर बहुत सारी गल्फ कंट्रीज है जहाँ से भारत तेल इंपोर्ट करता है, तो उसका बिल कम हो जाएगा, ओके, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगा अगर इस पॉलिसी को अब हम सही तरीके से लागू करते हैं, ओके, स्क्रैपेज पॉलिसी की अगर बात करें तो। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए ना हमें एक अच्छी प्रोएक्टिव पॉलिसी चाहिए, जिससे कि हम जो स्क्रैपिंग है स्टील की उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएं, ओके। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ गए और जब गाड़ी स्क्रैप होगी उसके बाद उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, उस स्टील को कहाँ पहुंचाना है, ओके, कहाँ पर उसको यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं करना कि हम स्क्रैप करके जो है ना उसको फिर एक जगह फेंक दें और फिर जो है उसको यहाँ पर जंग लगेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा स्टील, ओके। तो इसके रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर इंसेंटिव्स देने चाहिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर रेगुलर वेहिकुलर मेंटेनेंस है ना उसको एनफोर्स करना चाहिए, ओके, कि मतलब कि अगर किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तो वो गाड़ी, देखो कोई भी गाड़ी इंडिया में चलती है ना तो वहाँ पर उसका एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, ओके, तो उससे ये चीज़ सिद्ध होती है कि गाड़ी का इंजन कितना बढ़िया काम कर रहा है, ओके, और जितना यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा होगा उतना यहाँ पर पोल्यूशन जो है वो कम शो करेगा, तो आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है ना वो मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी जो है ना वो ठीक पोल्यूशन यहाँ पर बना रही है, इतना ज़्यादा नहीं कर रही है, तो आप चला सकते हो गाड़ी, ओके। और इसी तरीके से यहाँ पर आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हो जाती है कि किस तरीके से आप उसको मेंटेन करके चल रहे हो, तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर इंसेंटिव्स देने हैं लोगों को, ओके, जो कि गाड़ियां जो है ना मेंटेनेंस के ऊपर लोग फोकस करें, गाड़ियां चलाएं। और अगर हम इसको एक एज ग्रुप के यहाँ पर दायरे में बांध देंगे ना तो हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी बिल्कुल नहीं होती है, प्रॉपर मेंटेन की होती है, ओके, लेकिन वो सिर्फ उसकी एज लिमिट ओवर हो गई, उसका यह 15 साल का यहाँ पर जो क्राइटेरिया था वो खत्म कर चुकी है, ओके। तो वैसे इनिशियली जब आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो ना तो उसकी जो एज होती है वो 15 साल की होती है, और एडिशनली अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो मैक्सिमम 5 साल तक करवा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है 20 साल तक जा सकती है, तो 20 साल के बाद वो उसकी एज जो है ना वो काउंट नहीं होती, वो एक्सपायर ही मानी जाती है, ओके। तो यहाँ पर जो ऑथर बात करें ना वो ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करो, और ये मत करो कि एज के हिसाब से जो है ना आप कह दो कि 15 साल कवर हो गए तो उसको हम स्क्रैप कर देंगे, उनको हम सड़कों से हटा देंगे, ओके। तो इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर ऑथर फोकस कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक साउंड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अगर होगी तो उससे यहाँ पर क्या होगा, जो डिमांड होगी ना अलग अलग सेक्टर्स में वो भी बढ़ेगी, ओके। तो इसके अलावा जो फ्यूल एफिशिएंसी है तो ये भी हम जो है इसको हासिल कर सकते हैं, प्लस फिजिकल बेनिफिट्स जो हमें लॉस हो जाता है, जो कई बार ऐसा होता है कितनी गाड़ियां बनती हैं, ओके, बिकती नहीं है उस हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से जब ईयरली हम जब बेनिफिट्स तय करते हैं, ठीक है, तो फिजिकल बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, फिजिकल लॉस कम होगा, ओके। तो इसी के चक्कर में अगर हम बात करें ऑयल इंपोर्ट की तो वहां पर भी हमें कम खर्चा करना पड़ेगा, हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, ओके। तो वैसे ही हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ऊंचाइयां जो है ना वो छू रहा है, तो इस साल के बजट में भारत सरकार ने 4.5% का टारगेट रखा है 2025 तक, कि 2025 तक 4.5% तक लेकर आएंगे हम अपने फिजिकल डेफिसिट को, जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है, अभी 9% के आसपास जा रहा है, ओके। तो कई बार तो भारत सरकार चाहती है कि इसको 3% तक लेकर आया जाए, लेकिन अभी ये नामुमकिन लग रहा है, तो इसीलिए अभी 4.5% का टारगेट रखा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब बाहर इंपोर्ट हम कम करेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा, वही पैसा जो है ना जो हमने पहले से जो लोन ले रखा है तो उसकी यहाँ पर किस्तें देने में लग जाएगा, ओके। और इसके अलावा और भी स्कीम्स में ये पैसा लग सकता है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो एनवायरमेंटल जो अगर सिनेरियो है, ठीक है, तो इसको भी हम बढ़ोतरी दे सकते हैं, ओके, अच्छे तरीके से एनवायरमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज स्टील स्क्रैपिंग सेगमेंट जो है ना वो बनाना होगा, कि इस जो कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करे, पता हो कि अगर स्टील आई है, अगर कोई गाड़ी आई है स्क्रैप होने, तो स्क्रैप तो कर दी है, स्क्रैप करने के बाद उसको बाद दोबारा कहाँ पर रखना है, फिर आगे फॉरवर्ड कहाँ करना है। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि रिसेंट यहाँ पर स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, जहाँ पर बात की है कि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़े पैमाने पर ना स्टील स्क्रैप सेक्टर जो मौजूद है, जिसका कि जो वॉल्यूम है वो 25 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होती है स्क्रैपिंग स्टील की। तो यहाँ पर ये पूरे तरीके से ना अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है,
और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर छोटी मोटी इंडस्ट्री काम करती है तो वहाँ पर किसी के पास भी जो है ना इंडस्ट्री का स्टेटस नहीं है। ओके, कहने का मतलब स्टील स्क्रैप तो पहुँचती है, ओके, स्क्रैप को यूज़ भी करते हैं, तो 25 मिलियन टन जो है पर एनम यहाँ पर स्क्रैप वॉल्यूम जो क्रिएट किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड है। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर ये साफ बात यहाँ पर समझ आ रही है कि इनएफिशिएंट तरीके से जो है यहाँ पर ना हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हैं, और यहाँ पर मिस एलोकेशन है, जिसकी वजह से हम अगर चाहें कि 100% ऑफ स्टील जो हम यहाँ पर उसको स्क्रैप कर दे, रिसाइकिल कर दे, तो वो अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। तो कैसे हम जो है यहाँ पर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो रास्ता निकल सकता है वो ये है कि हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे, जो यहाँ पर टैक्स डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटाना होगा, ताकि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो आए इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, ओके, स्क्रैपेज इंडस्ट्री में, ताकि जो कि अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सके आने वाले समय में। देखो, अगर ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होती है, अगर कोई स्क्रैपिंग इंडस्ट्री है सपोज करो, तो स्क्रैपिंग इंडस्ट्री का स्टेटस है, उसके बाद स्क्रैप कर रही है गाड़ी को या किसी भी स्टील को स्क्रैप कर रही है, तो स्क्रैप को बाद में उसने ट्रांसफर करना होता है जहाँ पर कोई भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, तो अगर वहाँ पर जाता है तो सीधे स्क्रैप से जो हम स्टील को दोबारा जो है रीसाइकिल कर सकते हैं, रीमैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उसके चलते हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स इस सेगमेंट में बढ़ानी होगी, साथ ही साथ जिसको हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डीपॉल्यूशन जीरो डिस्चार्ज सिस्टम, तो इस सिस्टम को हमें डेवलप करना होगा। तो इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन को हमने कम करना है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उन्हीं को दोबारा रिसाइकिल करें, तो उन्हीं को दोबारा यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनके ऊपर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। जैसे हमने शुरुआत में जब आयरन ओर निकालते हैं तो खदान से उसकी यहाँ पर खुदाई होती है, निकालते हैं, फिर नए सिरे से उसको यहाँ पर लोहे में ढालते हैं, तो कई और अलग अलग उसकी वैरायटीज हम बनाते हैं, स्टील में भी उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो ये उससे अच्छा है कि जो रिसाइकल से हम करें तो वो भी बढ़िया है। ओके, हमें नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना पड़ेगा। और इसी के चलते यहाँ पर बात करेंगे, साथ साथ में हमें यहाँ पर मैंडेटरी जो हमने यहाँ पर किया हुआ है कि जो 15 से 20 साल की जो है वेहिकुलर जो ऑपरेशन लाइफ होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है। ओके, तो पूरे इंडिया में हमारा ऐसे सेम ही पॉलिसी चलती है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में खासतौर पे जो डेंस अर्बन एरिया है, खासतौर पे जैसे दिल्ली का एरिया है, कोलकाता का एरिया है, मुंबई का एरिया है, तो वो ज़्यादा डेंस एरियाज़ हैं। तो वहाँ पर हमें यहाँ पर मैंडेट है कि हमें रेगुलर वेहिकुलर पोल्यूशन चेक करते रहना है, जो सर्टिफिकेट यहाँ दिया जाता है तो ये हमें लॉन्च करना है। देखो, यहाँ पर भी ना बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि मोस्टली जिस गाड़ी का पोल्यूशन चेक होना होता है तो वह सर्टिफिकेट के ऊपर बकायदा फोटो भी लगती है गाड़ी के नंबर प्लेट की, लेकिन कस्टमर क्या करते हैं कि नंबर प्लेट की फोटो खींच कर ही लेकर चले जाते हैं। हालांकि जिसने पोल्यूशन का सर्टिफिकेट देना होता है उसके बाद सारी मशीन्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर भी पोल्यूशन चेक नहीं होता, सर्टिफिकेट जो है ना वो इशू हो जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं ओके इंडिया में, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर ये प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पर भी हमें इनके ऊपर भी सुपरवाइजरी हमें बैठानी होगी आने वाले समय में। और इसके अलावा बात करें कि चलो अर्बन एरिया जहाँ पर डेंस अर्बन एरियाज है तो वहाँ पर तो व्हीकल और पोल्यूशन चेक तो होंगे, लेकिन जो यहाँ पर बड़े बड़े हिंटरलैंड, जो बड़े बड़े हमारे गांव देहात के इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर हम उन व्हीकल्स को यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है एमिशन के ऊपर। ओके, तो हमें यहाँ पर फोकस करना है कि एक्चुअल जो व्हीकल मेंटेनेंस है ना, कि मतलब उसको कैसे बढ़ाया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए जो है ना यहाँ पर उस व्हीकल को हम यूज़ कर सके अच्छी मेंटेनेंस करके। तो इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर इंसेंटिव देने होंगे। और इसी के चलते अगर बेटर इंजन मेंटेनेंस होती है और अगर बेटर क्वालिटी फ्यूल यूज़ होता है ना, तो भी जो है रिड्यूस की जा सकती है एमिशंस, जो पोल्यूशन है उनको हम कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बेटर रोड एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, अगर इसके ऊपर भी फोकस करें तब भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ओके, जो आवाजाही की संसाधन, अगर सड़कें अच्छी होंगी तो जल्दी से यहाँ पर जो है गाड़ी आ जा सकती है, रश वगैरह नहीं होंगे, तो अगर रश वगैरह नहीं होंगे तो पोल्यूशन एक जगह इकट्ठा जो है एमिशन नहीं करेगा, तो एनवायरनमेंट भी जो है वो सही रहेगा। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि जो भारत स्टेज 6 व्हीकल्स, जिसको हम BS6 व्हीकल्स बोलते हैं, तो उनके हिसाब से जो फ्यूल स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर जो नए व्हीकल्स बन रहे हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करना है कि उनको भी खरीदा जाए, उनके ऊपर भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन साथ ही साथ जो है ना हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि रीजनेबल कॉस्ट हो वहाँ पर और सही टाइमलाइन में यहाँ पर जो है काम चलता रहे। और हमने यहाँ पर कोई रश नहीं लगाना है कि सभी को हमने यहाँ पर मजबूर कर दें स्क्रैपिंग पॉलिसी के चलते कि आप जो है अभी नई व्हीकल्स के ऊपर ही फोकस करो। जो पुराने व्हीकल्स हैं ना, वो अगर उनको भी हम सही तरीके से मेंटेनेंस करके चलते हैं तो वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात करें तो उसको भी हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है कि अगर स्क्रैपिंग भी करनी है ना तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएँ, मतलब कि यूज़ कर पाएँ। तो ऑलरेडी हमारा काफ़ी बड़े पैमाने पर स्क्रैपिंग होती है,
जाती है स्क्रैपिंग, ओके, तो स्क्रैप से ही आगे जो है स्टील को दोबारा रीमैन्युफैक्चर भी किया जाता है, तो वो तो हो ही रहा है। अगर लेकिन जिन चीज़ों को हम बचा सकते हैं, जो कैपिटल को हम यहाँ पर बचा सकते हैं, तो उनको तो हम गाड़ियों के रास्ते ही जो हम चलाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर ये ऑथर का यहाँ पर कहना है कि जो पुराने व्हीकल्स हैं तो उनके ऊपर भी जो मेंटेनेंस अगर हम सही कर दें, पोल्यूशन चेक वहाँ पर सही कर दें, तो उनको भी चलाओ और नए व्हीकल्स को भी जो है आप लॉन्च करो। तो चलिए अभी नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टैंडिंग एट द CSR क्रॉस रोड्स। तो CSR का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखो जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं भारत में, तो भारत सरकार क्या करती है, उनको कहती है कि आप ना जितना भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है ना वो CSR फंड में दे, जिसका मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब पैसा आता है भारत सरकार के पास, तो इसी को फिर सोशल लेवल पर भलाई के लिए यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब भारत सरकार पैसा लेती है और कोई ना कोई यहाँ पर खर्चे जो है भारत सरकार ने निर्धारित किए होते हैं कि ये खर्चा जो है यहाँ इन पैसों से हमने यहाँ पर करना है। ओके, तो सोशल एक्टिविटीज़ के तहत यहाँ पर जो है पैसे लिए जाते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं तो उनको यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ परसेंटेज आप दें। तो अभी क्या है, भारत सरकार ने नए रूल्स लेकर आई 2021 में, जहाँ पर जो नाम है रूल्स का वो है कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी अमेंडमेंट रूल्स 2021, तो जो कि 22 जनवरी से लागू हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या कहा गया है कि जो भी कोई कंपनी है उसको अभी जो है ना जितना भी उसका एवरेज नेट प्रॉफिट निकल कर आता है पिछले 3 सालों का, जितना भी उसके एवरेज नेट प्रॉफिट निकल कर आता है पिछले 3 सालों का, उसका 2% हिस्सा जो है ना वो देना होगा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में। ओके, तो यहाँ पर वो 2% फंड जो है अभी लगाना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज में या फंड में। तो इसके रिगार्डिंग अभी आगे बात करें कि अभी इस सब चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन कौन करेगा, इसका ध्यान कौन रखेगा कि कोई फंड दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा है कि पहले भी ये चल रहा था, अभी यहाँ पर मैंडेटरी और कर दिया है कि अभी जो है पिछले 3 सालों का आपको जो है एवरेज नेट प्रॉफिट के हिसाब से अपने पैसे देने हैं। तो अभी इनको रेगुलेट कौन करेगा, तो यहाँ पर जो ड्यूटी लगाई है वो लगाई है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम CFO बोलते हैं। तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि ध्यान रखना है कि कौन से यहाँ पर कॉर्पोरेट जो है अपना ड्यूटी नहीं दे रहा है, जो मैंडेटरी ये CSR नहीं दे रहा है। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो CSR होता है वो यहाँ पर CFO की जो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग होती है तो उसका एक मेजर एलिमेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर जो नए रूल्स बनाए हैं ना, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर कोई कॉर्पोरेट बच जाए अपनी ये मैंडेटरी CSR को यहाँ पर ना देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये मैंडेटरी है सबके लिए कि आपने CSR फंड देना ही देना है, तो आप जो है अभी बच नहीं सकते। तो अभी लगभग जो है भारत सरकार ने इसको इम्पॉसिबल कर दिया कि कोई जो है बच जाए इस CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी। ओके, और इसी के चलते यहाँ पर आगे बात करें कि कोई भी अगर अनस्पेंट अमाउंट यहाँ पर होती है, अगर कोई नहीं स्पेंड करता, तो अगर फिर भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार ना उतनी ही अमाउंट फिर जो है ना सीज करेगी वही उसी अदारे से। तो यहाँ पर नए कॉर्पस को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो नया कॉर्पस कौन है, यही CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इसी की ड्यूटी है कि अगर किसी ने अमाउंट CSR फंड में स्पेंड नहीं की है तो उसे करवाए, ओके, अमाउंट उतनी सीज करवाए। और इसी के चलते अगर CFO की हम बात करें ना, तो इसी की पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है कि भारत सरकार ने जितने भी यहाँ पर खर्चे करने होते हैं CSR फंड से, तो अगर ये नहीं पूरे होते, अगर पूरे होते हैं तो ये सारी ड्यूटी जो ना इसके लिए कानूनी तौर पर जो है CSR को जो है यहाँ पर जिम्मेदार बनाया जाएगा कानूनी तौर पर। ओके, तो यहाँ पर जिम्मेदार जो है ना वो CFO होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, अगर यहाँ पर टाइमली मैनर पर जो है CSR जो है नहीं आता है फंड में। ओके, CSR फंड में जहाँ पर भी भारत सरकार खर्चा करना जा रही है तो वहाँ पर खर्चा पैसे नहीं आ रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कानूनी तौर पर जो है वो CFO की होगी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की होगी। और इसके अलावा आगे बात करें कि ये भी यहाँ पर CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जब भी वो यहाँ पर कोई CSR का चेक साइन करे तो यहाँ पर पहले इंश्योर करे कि उसका प्रभाव जो है ना पूरी सोसाइटी के हिसाब से, यहाँ पर इक्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए। ओके, तो मतलब कि सब जगह यहाँ पर उसका फायदा पहुंचे उस CSR चेक का, जो भी फंड राशि जो उस चेक में से दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि जो ओनली एक सेविंग ग्रेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो CFO के प्रति है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले चाहती थी, पहले प्लान ये था कि अगर ये जो CSR रूल्स हैं, ओके, अगर इनकी अच्छे से पालना नहीं होती है, अगर नहीं मानते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज वाले, या फिर अच्छे तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से CSR फंड आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, तो यहाँ पर CFO को जेल में डालने की यहाँ पर तैयारी थी भारत सरकार की। हालांकि भारत सरकार ने अपने इस प्लान को अभी ड्रॉप कर दिया है।
अभी जो है जेल में नहीं डाला जाएगा सीएफओ को। और इसी के अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो लेवल है कंप्लायंस रिपोर्टिंग का, कहने का मतलब कि क्या सीएसआर रूल्स की यहाँ पर पालना हो रही, क्या उनको यहाँ पर माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। तो अभी उसके रिगार्डिंग कितने पैमाने पर जो है यहाँ पर इनको माना जा रहा है इन रूल्स को, उसकी भी यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है अभी हाई कर दी गई है। और यहाँ पर अगर लिस्ट की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट निकल कर आती है। जैसे यहाँ पर बात करें कि अगर कहीं से भी यहाँ पर सीएसआर फंड आया है, किसी कंपनी भी किसी कॉर्पोरेट ने सीएसआर में यहाँ पर फंड डाला है, तो वो कब कब डाला है। तो यहाँ पर बकायदा साइन करके जो है ना यहाँ पर सीएफओ को पूरी डिटेल जो है यहाँ पर तैयार करनी होगी कि कब कब कौन कौन सा फंड जो है यहाँ पर सीएसआर फंड में पहुंचा है और कौन कौन से कॉर्पोरेट्स की ओर से पहुंचा है। तो यहाँ पर जो ये जो डिटेल यहाँ पर रिपोर्ट तैयार होगी, उसकी बाद में इम्पैक्ट असेसमेंट होगी किसी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, कि क्या सही मायने में जो यहाँ पर सीएफओ ने रिपोर्ट तैयार की है वो सही है, क्या उसमें कुछ खामियां हैं या फिर कोई गड़बड़ हुई, जहाँ पे कोई करप्शन की एक्टिविटी हुई है। हो सकता है कि पैसा जो है वो ज़्यादा आया हो लेकिन शो कम किया हो। तो इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बैठाई जाएगी, यहाँ पर जो मेजर यहाँ पर देखेगी जो फर्क है, ठीक है, उसको यहाँ पर उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेगी। तो इसका बहुत इंपैक्ट जो है ना सोसाइटी के ऊपर पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इसी के चलते यहाँ पर अलग अलग एनजीओस को अलग अलग प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सौंपे जा सकते हैं, और अलग अलग एनजीओस को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड जो ना वो भी दिया जाएगा, जिससे कि उनकी पहचान हो सके कि किस तरीके से उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जाएंगी और किस किस मायने में उनको काम करना है। और इसी के चलते आगे बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो है ना कॉर्पोरेट्स को काफी लंबा समय दे रही है। तो यहाँ पर 3 साल का समय दे रही है कि आपने पिछले 3 सालों का जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आया, तो उसको यहाँ पर उसका 2% जो है आपने सीएसआर प्रोजेक्ट्स में या सीएसआर फंड में आपने देना है। तो यहाँ पर काफी लंबा समय जो है यहाँ पर कॉर्पोरेट्स को मिल रहा है। तो और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि हमें इसको किस तरीके से मैनेज करना है। हमें यहाँ पर चाहिए कि हर साल जो है यहाँ पर जितना भी मैंडेटेड सीएसआर फंड आता है ना, तो उसको हम जो है ना हर साल किसी एक अलग से डेडिकेटेड अकाउंट जो है ना उसमें यहाँ पर उस फंड को ट्रांसफर करें। तो हर साल के लिए एक अलग से ना सेपरेट बैंक अकाउंट बनाएं कि इस साल जो है ये बैंक अकाउंट था तो वहां पर इतना पैसा सीएसआर फंड के थ्रू आया। तो इससे फिर आने वाले समय में जितना भी पैसा आएगा उसका हम हिसाब जो है ना आसानी से लगा पाएंगे। तो इसी के चलते बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो इस अमाउंट को हमें कैसे ट्रीट करना है कि एज ए एक्सपेंस फॉर द ईयर, मतलब कि एक साल के लिए कितना खर्चा जो है हमारे पास इकट्ठा हुआ है। तो जो सीएसआर से जो फंड आएगा हाल में बाद में खर्चे तो करना है उसका, किसी ना किसी जगह पर लगाना है। तो सिर्फ उसको यही बात करें कि उसको एज ए इसी अमाउंट को ट्रीट करो कि कितना खर्चा जो है एक साल का इकट्ठा हुआ है एक सेपरेट अकाउंट में। तो इसी तरीके से हर साल एक नया अकाउंट बनेगा, दूसरे साल नया अकाउंट बना, तीसरे साल नया अकाउंट बना। तो इससे जो ना हमें यहाँ पर ये चीज़ पता चल जाएगी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में प्रॉफिट हुआ, मतलब कि पैसा ज़्यादा आया या फिर कम आया। तो इस यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर चार्ज करने की बात करें प्रॉफिट और लॉस की, कि जो अगर हम तीनों साल अलग अलग सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल यहाँ पर कितना कितना फंड आ रहा है और किस तरीके से इसको यहाँ पर जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है। और इसी के चलते ईयर ऑन ईयर आगे जब बात बढ़ती जाएगी तो हमें पता चलता जाएगा कि कितना यहाँ पर गिरावट आई है सीएसआर फंड में, साल दर साल कितना यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है। और आगे यहाँ भी ये भी बात करेंगे जो यहाँ पर जो फाउंडेशन चलाई जाती है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, जैसे हर एक जो बड़ा ग्रुप है उसकी कोई ना कोई फाउंडेशन उसके नाम से होती है। जैसे रिलायंस फाउंडेशन की बात कर लो, या फिर जो यहाँ पर महिंद्रा फाउंडेशन उसकी बात कर लो, बजाज फाउंडेशन की बात कर लो। तो कोई भी जो बड़ा ग्रुप है ना उसने कोई ना कोई यहाँ पर फाउंडेशन जरूर चलाई होती है जिसके तहत वो यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ के वो काम करते हैं। जैसे कोई स्कूल खोल दिया, कोई कॉलेज चल रहा है, कोई हॉस्पिटल चल रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी यहाँ पर जो है काम किए जाते हैं कॉर्पोरेट्स के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा, फाउंडेशन जब वो खोलते हैं। तो अभी के लिए क्या कर दिया गया है, जो नए रूल्स आए हैं सीएसआर के, तो यहाँ पर जो सीएसआर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो उनके अंतर्गत फाउंडेशंस को भी यहाँ पर डाल दिया गया है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पैसा भी यहाँ पर जो है ग्रांट होता है फाउंडेशन को किसी भी डोनर कॉर्पोरेट के द्वारा, तो उसके बारे में भी जो यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, वाया ए रजिस्ट्री। मतलब कि किसी बंदे ने भी उन फाउंडेशन में पैसा डाला है ना, तो उसके एक भी पैसा अगर डाला है तो उसके बारे में जो है पूरी की पूरी जानकारी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अभी देनी होगी। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो भी कोई कैपिटल एसेट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं अंडर सीएसआर ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पर वो आगे फर्दर किसी भी यहाँ पर जो है फाउंडेशन जो है ना उसके ऑनरशिप के अंतर्गत वो काम नहीं करेंगे, नहीं रहेंगे। ध्यान से यहाँ पर बात सुनेगा। तो कैपिटल एसेट्स क्या होंगे, जैसे अगर देखो कोई फाउंडेशन काम कर रही है तो फाउंडेशन जो कैपिटल एसेट्स बनाएगी, जैसे स्कूल की बिल्डिंग तैयार कर ली, जो स्कूल्स की यहाँ पर बसेस होती हैं, ठीक है, वो भी कैपिटल एसेट्स में आएंगी। इसके अलावा कोई कॉलेज का यहाँ पर, या फिर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई भी आप जो है
अपनी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके तहत आप जहाँ पर वहाँ पर भी कोई बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो ये सभी के सभी क्या है, ये कैपिटल एसेट्स हैं। ओके, तो अगर आप CSR ऑब्लिगेशन, जो नए रूल्स यहाँ पर, जो नया फ्रेमवर्क यहाँ पर लाया गया है फाउंडेशन के प्रति, तो उसके यहाँ पर उसके रिगार्डिंग यही बात की जा रही है कि जो कैपिटल एसेट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे CSR ऑब्लिगेशन के तहत, वो जो है ना फर्दर जो ऑनरशिप होगी फाउंडेशन की उसके तहत काम नहीं करेंगे। हालांकि जो भी यहाँ पर ट्रस्टीज होंगे, जहाँ ट्रस्ट होंगे, या फिर यहाँ जो बेनिफिशरीज होंगे, जहाँ पर कि जिस ट्रस्ट में कोई लोग पैसा डोनेट कर रहे हैं, ओके, जो ट्रस्टी होंगे, तो वो जो है उस एसेट को यूज जरूर कर सकते हैं। बेशक ऑनरशिप नहीं रहेगी, लेकिन यूज उसको जरूर कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा बात करें कि अगर कोई यहाँ पर बेनिफिशियरी अपनी अपनी खुद की जो है यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी बनाता है ना, तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो हमेशा नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। मतलब कि जहां पर कोई भी कंपनी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्विस देने के लिए काम करेगी, मतलब कि भलाई के लिए काम करेगी, लेकिन उसमें से अगर कोई फाउंडेशन से कोई पैसा आता है इनको, तो उसको फॉर प्रॉफिट नहीं यूज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जितनी भी कंपनीज नॉन फॉर प्रॉफिट यहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं उसको सेक्शन 8 के तहत होती है, सेक्शन 8 कंपनी उनको बोला जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि अगर कोई अपनी सेक्शन 8 कंपनी बना लेता है और यहाँ पर 3 साल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर लेता है कि मैंने कहाँ कहाँ से फंड लिए, कहाँ कहाँ पर लगाए और किस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज चली हैं, तो फिर जो है यहाँ पर वो जो है उन एसेट्स को ऑन कर सकते हैं। फिर ऑनरशिप जो है उन एसेट्स की उन्हीं के पास रहेगी। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ नॉन प्रॉफिट कंपनी की, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्पेज इंडिया। ओके, तो हाल ही में 2020 का उसको जो है ना UN का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। ओके, जो कि यहाँ पर प्रदान किया जाता है हर साल UNCTAD के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और इसी के रिगार्डिंग जो है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। तो हेल्पेज इंडिया नाम की यहाँ पर ये कंपनी है। और चलिए आगे बात करते हैं कि जो यहाँ पर दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर निकल कर आता है वो है हमारी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, कि क्या वो CSR फंड्स का यहाँ पर उनका अनुपालन करके चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर जो बंडलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो कहने का मतलब है ये क्या करते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट को ना यहाँ पर शो कर देते हैं उसकी बहुत सारी CSR रिपोर्ट्स, कि हमारे पास देखो ये CSR फंड के तहत इतने सारे डोनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पैसा भेजा है, और प्रोजेक्ट जो शो करते हैं वो एक ही प्रोजेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को अभी रोका जाएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार कह रही है कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक अलग से सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना होगा कि आपको बाहर से क्या फंडिंग आई है, डोनर कॉर्पोरेट से आपको क्या फंडिंग आई है और कितनी फंडिंग आई है। ओके, मतलब कि हर एक प्रोजेक्ट को, जो भी नया प्रोजेक्ट सपोज करो कि कोई NGO जो यहाँ पर एजुकेशन के पर्पज के लिए काम करे, कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है, ओके, तो उनको पढ़ाना है, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए कि किताबें वगैरह उनको लाकर दी जा सके। तो यहाँ पर वो पढ़ाई वाला जो कंसेप्ट है, प्रोजेक्ट है, उसको अलग से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी पहले, फिर बताना होगा कि इस प्रोजेक्ट के तहत मुझे इतनी फंडिंग आई है कॉर्पोरेट से। और इसके अलावा वही NGO अगर कोई और प्रोजेक्ट चला रही है एजुकेशन का किसी और जगह पर, ओके, तो फिर उसको अलग से रजिस्टर करना होगा और वहां बताना होगा कि उनको यहाँ पर कितनी यहाँ पर जो है फंडिंग आई है कॉर्पोरेट से CSR फंड में, तो उसको फिर आगे वो यूज कर सकते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो है ना कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो ट्रैक लगाकर चलेगी, पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना ध्यान रखेगी कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो फंड आ रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं, और जो यहाँ पर निर्धारित फंड है क्या उनसे ज्यादा तो नहीं यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं किसी भी यहाँ पर ऑपरेशन में। इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। और अगर कोई यहाँ पर इन नॉर्म्स को वायलेट करता पाया गया तो उस NGO का जो है ना लाइसेंस तक जो है कैंसिल हो सकता है। और इसी के रिगार्डिंग एक इंसिडेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर की 2016 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000 से ज्यादा NGOs के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। जो ये NGOs क्या कर रही थी, यहाँ पर फंड यहाँ पर ड्रॉ कर रही थी अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ओके, जिसको हम FCRA एक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस एक्ट के तहत अगर बाहर से आप फंडिंग ले रहे हो ना, बाहर के जो नेशंस है अगर वहां से फंडिंग आ रही है तो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू होगी। मतलब पहले आपको होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी, दिखाना होगा कि मुझे कितनी फंडिंग आई है, ओके, तो फिर यहाँ पर जो है फंडिंग अप्रूव होगी, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसके चलते यहाँ पर नहीं हो रहा था ये काम, तो ऐसा लग रहा था कि जो है ना टेररिज्म की एक्टिविटीज बढ़ सकती है, मतलब गलत फायदा जो है ना इन पैसों का उठाया जा सकता है अगर बाहर से कोई फंडिंग भारत में इन NGOs के पास ऐसे डायरेक्टली जाती है। तो ऐसे करके 20,000 के आसपास की यहाँ पर NGOs का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, इनको बंद कर दिया गया। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, MNCs हैं, तो अभी नए फ्रेमवर्क के तहत इनको भी ऐड कर दिया गया कि इनको भी अभी CSR देना होगा। ओके, तो अभी वो दिन चले गए कि जब यहाँ पर ये कंपनीज कहती थी, MNCs कहती थी
कि यहाँ पर जो भारत का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ओके, तो उसमें बहुत सारी खामियां जिसके तहत जो ना हम यहाँ पर हमारी इनएबिलिटी है, हम यहाँ पर जो ओवरसीज फाउंडेशन एक्टिविटीज़ हैं भारत में वो नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो CSR में जो यहाँ पर फंड हमें देना चाहिए MNCs के थ्रू वो हम नहीं दे सकते, तो ये बहाना ये लगाते थे उस समय। तो अभी जो है ना नए रूल्स के तहत जो है MNCs जो है ना अभी इनको कोई भी एक्सेप्शन जो है नहीं दी जाएगी, इनको भी यहाँ पर मैंडेटरी है कि कंट्रीब्यूट करें CSR फंड्स में, ओके। तो किन्हीं 2 MNCs का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात करें कि अभी साथ साथ देखो कोविड पैंडेमिक भी अभी चलता जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है कि क्या ये सही समय है कि ऐसी यहाँ पर जो है सख्त CSR पॉलिसी लाने का। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि बिल्कुल यहाँ पर जो जितनी भी अमेंडमेंट्स यहाँ पर इस नए फ्रेमवर्क के तहत की गई हैं तो यहाँ पर ये काम करेंगी, ओके। तो यहाँ पर कोशिश जो सरकार के द्वारा की गई है वो यही है कि CSR जो फंड है ना उसमें इजाफा लाया जा सके, और जो भी यहाँ पर नहीं यहाँ पर CSR फंडिंग दे रहे हैं तो यहाँ पर उनको मैंडेटरी किया जा सके। और इसके अलावा ये आज का नहीं है कि आज ही यहाँ पर CSR जो है नई अमेंडमेंट्स आएंगी, तो पहले पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है ना भारत सरकार कोशिश करेगी किसी न किसी तरीके से CSR में भी इजाफा किया जाए। और इसी के चलते यहाँ पर आगे बात करें कि क्या ये जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं तो क्या इसके चलते जो पे बैक प्रैक्टिसेस होती हैं तो क्या ये रुकेंगी, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं NGOs में। तो ये पे बैक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, तो पे बैक प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि कोई भी कॉर्पोरेट अगर किसी NGO में कोई डोनेशन दे रहा है, दान कर रहा है, तो पहले तो वो CSR स्पेंड अपना पूरा कर देगा, पैसा दे देगा, लेकिन बाद में उसी NGO को कहेगा कि मुझे आधा वापस लौटा दो, तो उसी आधे को फिर वापस दोबारा ना अपनी कंपनी में उसको यूज़ कर लेते। तो ये ऐसी प्रैक्टिसेस जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी चलती हैं, ओके। तो यहाँ पर ज़्यादातर कई बार ब्लैक मनी को भी छुपाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी ये श्योर नहीं कहा जा रहा कि जो अभी जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसके तहत इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर हम काबू पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। और इसी के चलते आगे बात करें कि अगर आज के दौर में अगर कोई भी NGO काम कर रही है ना तो अभी वो ये जो पे बैक जैसी प्रैक्टिसेस हैं तो इनको अभी कंटिन्यू रखेंगी वो, और साथ ही साथ जो नया फ्रेमवर्क आया है, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आया, तो उसको भी ये कंटिन्यू करेंगे, उसके हिसाब से भी ऑपरेट करती जाएंगी। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या निकाले इन पे बैक प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग ऑथर बात कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है CSR फंड लिया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है कॉर्पोरेट से, तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में बांट दो, ओके, तोड़ दो उसको छोटे छोटे पीसेस में, और ये रिपोर्ट में शो कर दो कि यहाँ पर जो ये अलग अलग यूनिट्स हैं एक ही प्रोजेक्ट के तहत, उसको यहाँ पर ये अलग अलग यहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं, डोनर है, तो वो यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं, पैसे जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑथर का समझाने का यहाँ पर जो मतलब है वो ये ही है कि अगर इकट्ठा एक प्रोजेक्ट होता तो वहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर सपोर्टर्स होंगे, नंबर ऑफ डोनर्स होंगे, तो अगर वहाँ से कोई पे बैक एक्टिविटी होती है तो यहाँ पर उसको पकड़ना थोड़ा टफ होता है सरकार के लिए, ओके। हालांकि NGO तो यहाँ पर शामिल होते ही, तो NGO को पता होता है कि यहाँ पर किसने पैसा दिया, किसने निकाला, ओके। तो इसी के रिगार्डिंग ये बात अपनी यहाँ पर राय दे रही है कि जो ना एक ही प्रोजेक्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दो, और जो भी हिस्से बांटे हैं उसको डायरेक्टली स्पॉन्सर करवा दो कि ये इस हिस्से को ये फलाना फलाना बंदर जो है यहाँ पर जो है पैसे दे रहा है, पैसे डोनेट दे रहा है, इस पैसे जो है लगा रहा है इस अलग अलग यूनिट में। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उसके चलते यहाँ पर कंपनीज को यहाँ पर कंपेल किया जाएगा, कंपेल होगी कि वो लगातार जो ना हमेशा जितने भी यहाँ पर उनकी यहाँ पर असेसमेंट रिपोर्ट निकल कर आती है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पर दिया है, किस फाउंडेशन में यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, तो उसके बारे में उन असेसमेंट रिपोर्ट्स को अपनी पब्लिक वेबसाइट्स के ऊपर वो पब्लिश करते रहें, ओके। तो यहाँ पर उसको करते रहना है। तो ये चीज़ जो नई अमेंडमेंट्स है तो यहाँ पर इन बातों के ऊपर कंपेल करेंगी। और इसके अलावा बात कर रहे हैं इससे आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है, कोई भी फर्म जो है ना यहाँ पर अपने CSR प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में भी वो बांट सकती है, और जितना यहाँ पर प्रोजेक्ट साइज छोटा होगा उतना ही यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होंगे कि इंडिपेंडेंटली यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट बॉडी असेसमेंट करना चाहेगी वो अच्छे से जो है यहाँ पर असेसमेंट कर पाएगी। अगर जितना प्रोजेक्ट साइज छोटा हम रखेंगे तो आसानी होगी, समय कम लगेगा, और क्वालिटी जो रिजल्ट जो है ना वो इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा जो है वो लाए जा सकते हैं जब वो असेसमेंट करेगी किसी भी CSR प्रोजेक्ट का, CSR फंड का। और इसी के चलते आगे बात करेगी जैसे कोई भी नया रूल आता है तो वो सफाई करने के लिए होता है, तो बिल्कुल उसी के चलते यहाँ पर आने वाले समय में किसी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं इस नए लॉ के सामने भी, ओके। तो यहाँ पर इंडस्ट्री को अभी समय लगेगा इस नए ऑर्डर को अडेप्ट करने के लिए। और इसी के चलते यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक सबमिशन है CBI की एक इन्वेस्टिगेशन, जिसके तहत यहाँ पर एक बात की जा रही है
कि सीबीआई ने यहाँ पर एक सबमिशन की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर ये कहा गया कि जितनी भी भारत में टोटल एनजीओज चल रही है ना, तो जिनकी गिनती यहाँ पर 32.97 लाख है। ओके, तो मतलब 32 लाख से ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 33 लाख के आसपास जो है यहाँ पर एनजीओज भारत में काम कर रही हैं, और जिसमें से सिर्फ 10% से भी कम यहाँ पर ऐसी एनजीओज हैं जहाँ पर हम जिनको कह सकते हैं कि ये एथिकल है, जहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। मतलब कि जो पैसा आता है इनके पास, उनका ये बाकायदा बढ़िया तरीके से रिपोर्ट तैयार करते हैं, ये भी बताते हैं कि कहाँ से पैसा आया और कहाँ पर ये पैसा लगा, इसका पूरा अकाउंट तैयार करके जो है यहाँ पर सबमिट किया जाता है इनके द्वारा, बिना यहाँ पर रेगुलेटर के कंसर्न के। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ 10% से कम ऐसी एनजीओज हैं जो एथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, और इसके अलावा ज़्यादातर अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है बूम पर हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से सीएसआर फंड में भी जो है यहाँ पर पे बैक की एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा होती हैं। पैसा दे दिया जाता है, बाद में आधा पैसा वापस ले लिया जाता है, और इस तरीके से कंपनी भी कोशिश करती है कि मैं अपना पैसा बचाऊं। और इसी के चलते हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एक फुल टाइम रेगुलेटर चाहिए जो कि जो सीएसआर प्रैक्टिसेस है ना उसको ओवरसी कर सके, रेगुलेट कर पाए, रूल्स को इंश्योर कर पाए कि जो यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई है नए फ्रेमवर्क के तहत ये सही तरीके से लागू हो रहे हैं, क्या इनका अनुपालन अच्छे से हो रहा है। तो ये अगर अनुपालन अच्छे से हो रहा है तो यहाँ पर एक नए रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसको यहाँ पर मैनेज करके चले, इसका एक मॉनिटरिंग है वो बनाकर चले। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो यहाँ पर सीएसआर बिहेवियर है, तो यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो यहाँ पर जिनका दायित्व बनता है कि इन्होंने सीएसआर देना ही देना, तो वो भी चेक करना है, उसको भी मॉनिटर करते रहना है कि बिहेवियर में चेंज तो नहीं आ रहा कि आज यहाँ पर सीएसआर इस साल दे रहे हैं और अगले साल यहाँ पर सीएसआर फंडिंग में कटौती कर दी, यहाँ पर दिया ही नहीं। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि ये बिल्कुल अनरीजनेबल होगा कि अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी एक कंपनी रजिस्ट्रार से कि वो यहाँ पर जो है ना मीनिंगफुली मतलब बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक करके चले जितने भी यहाँ पर 11 लाख ऑड अनलिस्टेड कंपनीज है भारत में, तो ये उसके लिए ये बिल्कुल गलत बात होगी किसी एक बंदे को कि किसी कोई एक कंपनी रजिस्ट्रार जो है ना पूरे इतने बड़े पैमाने पर 11 लाख के आसपास की जो ऑड अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनको मॉनिटर अच्छे तरीके से जो है ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर काम करना होगा हमें। ओके, इसके बारे में सोचना होगा किस तरीके से ट्रैकिंग एक्टिविटीज बढ़ाई जाए, ओवरसाइट बढ़ाया जाए, ओके मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए, और जब मॉनिटरिंग अच्छी होगी, रेगुलेशन अच्छी होगी, ओके रेगुलेटर को अच्छा बैठ जाएगा। जैसे देखो पूरी भारत की यहाँ पर जो इकोनॉमी चलती है, पैसा चलता है, लिक्विडिटी चलती है, लिक्विडिटी अब्जॉर्ब होती है, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी एक रेगुलेटर की है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। ओके, तो इसी के चलते अगर सीएसआर फंड लगाना है तो इसके ऊपर भी एक रेगुलेशन बैठानी होगी जिससे कि आने वाले समय में भारत सरकार को ही फायदा होगा। तो अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर बात करेंगे जो फिस्कल ईयर 21 की जो जीडीपी होगी, परफॉर्मेंस होगी आने वाले समय में, जो भी एस्टिमेशन लगाई गई थी इसके बारे में तो उससे बढ़िया होगी। तो यहाँ पर ये कहना है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका, निर्मला सीतारमण जी का, तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि वी शेप रिकवरी जो है हमारी इकोनॉमी कर रही है। Q2 से ही जो है ना हमारी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होनी शुरू हो चुकी है। तो वी शेप का कहने का मतलब होता है, देखो जैसे एक वी शेप बनी है ना, तो इसमें ऐसा है कि पहले इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही थी, नीचे को डाउनफॉल आया, फिर दोबारा से धीरे धीरे जो ऊपर की ओर जो है होना शुरू होगी। तो ऐसी इकोनॉमी को जहां पर एक बार डाउनफॉल आ गया तो फिर दोबारा से वहां पर उछाल होना शुरू हो गया, तो वहां पर हम उसको वी शेप रिकवरी बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो कोविड के केसेस हैं तो यहाँ पर भी इतना ज़्यादा राइज नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा दूसरा जो इनकुलेशन ड्राइव है, जो यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव है, वो भी बहुत बड़ी तरीके से चल रही है। और साथ ही साथ जो की फैक्टर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसके बिहाव पर ये बात कर रही हैं कि जो एस्टिमेशन लगाई गई थी पहले उसके हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी इकॉनमी हमारी। तो सबसे पहली बात करें कि जो अभी फरवरी का जो जीएसटी रेवेन्यू का डाटा आया तो उसमें भी अभी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखेगी। ओके, 1.13 लाख करोड़ जो है यहाँ पर फरवरी महीने में जनरेट किया गया जीएसटी रेवेन्यू के थ्रू भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि पैंडेमिक के चलते यहाँ पर जो मॉर्बिडिटी हो रही है, जो यहाँ पर डेथ्स हो रही है, मतलब ये ना हो, तो इसके यहाँ पर चलते यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो सरप्लस सिस्टम लिक्विडिटी जो है यहाँ पर काम कर रही है भारत में, जितना यहाँ पर पैसा चाहिए, जितनी लिक्विडिटी मार्केट में चाहिए उतनी मौजूद है, ग्रोथ की ओर इकॉनमी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर बैंक क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पर पिकअप होनी शुरू हो गई कि पैसा जो है बैंकों से अभी बैंकों ने आगे जो है लोन देना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रीज है, ओके, तो यहाँ पर उनको जो क्रेडिट है वो नेगेटिव टेरिटरी में रखा जाए। कहने का मतलब है अभी जो पहले पैसे दिए जाते थे उनसे अब थोड़ा कम देंगे इनको आने वाले समय में। जिस भी तरीके से जिस भी अलग अलग स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर जो फंडिंग की जाती थी, जो नेगेटिव टेरिटरीज है, जहाँ पर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको हम यहाँ पर जो है अभी क्रेडिट जो है उसको कम करेंगे।
और आगे जी न्यूज़ है फ्रंट पेज में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरब ने भारत को कहा है कि भारत जो है ना अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं ऑयल के, तो वहां से जो है तेल निकाल सकता है अगर उनको सस्ता तेल चाहिए तो। ओके, तो अभी हुआ क्या था, अभी देखो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तेल के, डीजल पेट्रोल के, जिसके चलते जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ओपेक कंट्रीज को, ओपीईसी कंट्रीज को यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा लें अपनी। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन अगर बढ़ती है इनसे तो फिर प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जो ना यहाँ पर एक तरीके से अरब नेशंस ने जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको नजरअंदाज कर दिया, और यहाँ पर इंडिया को ये कहा है सऊदी अरेबिया ने, जो यहाँ पर लीडर है ओपेक का, कि अपने स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है भारत के, ओके, जहाँ जहाँ पर भारत में तेल निकल रहा है तो वहाँ पर उनको यूज़ कर लो अगर आपको जो पैसे जो है उनको कम करना है। तो अभी जो यहाँ पर रेट चल रहा है ना, शुक्रवार तक जो यहाँ पर प्रति बैरल था वो यहाँ पर $68 था, ओके, पर बैरल। तो आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि एक बैरल में कितने लीटर्स यहाँ पर होते हैं क्रूड ऑयल के। ओके, एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं क्रूड ऑयल के, तो उसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के चलते आगे बात करें कि पिछले साल हमने $19 प्रति बैरल के हिसाब से भी तेल खरीदा है सऊदी अरब और जो बाकी की गल्फ कंट्रीज हैं उनसे। तो अभी अक्टूबर महीने से ना यहाँ पर प्राइस राइज हो रहे हैं क्रूड ऑयल के, तो 70% तक अभी तक जो है यहाँ पर जो है राइज हो चुका है प्राइसेस का। तो इसी के चलते यहाँ पर जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है भारत सरकार का कि अभी तेल का भाव जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। और जो भारत सरकार टैक्स लगाती है यहाँ पर जो पेट्रोलियम या डीजल के ऊपर, तो यहाँ पर वो 60% टैक्स होता है, जितना भी टोटल प्राइस निकल कर आता है एक लीटर तेल का, तो उसमें से 60% भारत सरकार का टैक्स ही होता है। ओके, और इसमें राज्य सरकार का भी टैक्स होता है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स होता है। तो अभी सरकारों के ऊपर प्रेशर आ चुका है कि वो टैक्स रेट को कम करें अगर यहाँ पर दाम कम करने हैं पेट्रोल और डीजल के। तो और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेंटर स्टेट जो है ना, ये दोनों मिलकर जो है अभी फ्यूल टैक्सेस के ऊपर एक मीटिंग इनकी होगी। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है कि जल्द ही जो है ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, तो जहाँ पर जो है स्टेट के जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो यहाँ पर सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो बैठेंगे मीटिंग में, चेयर होगा। ओके, तो यहाँ पर बात की जाएगी कि कैसे जो है फ्यूल प्राइसेस को हम कम करें सभी जगह पर। तो इसके तहत यहाँ पर बात करें कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अपनी बात रखूंगी राज्यों के सामने कि जीएसटी के अंतर्गत जो है ना आप ले आओ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। तो अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंतर्गत आते हैं तो काफ़ी फायदा होगा, जो दाम है ना वो कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, जो कि राज्य सरकारों के अंतर्गत है। राज्य सरकारें जो है ना उनसे जो भी टैक्स आता है वो सीधे राज्य सरकारों के पास जाता है, जैसे पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इसके अलावा जो अल्कोहल के ऊपर, शराब के ऊपर जो टैक्स लगता है, इसके अलावा जो रियल एस्टेट जहाँ पर आप ज़मीन खरीदते हो या ज़मीन बेचते हो तो उसमें भी 4 से 6% जो टैक्स लगता है, रजिस्ट्री टैक्स लगता है, तो वो भी राज्य सरकार के पास जाता है। अगर आप किसी फीमेल के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हो तो वो 4% के हिसाब से होगी, जितनी भी टोटल वैल्यू होगी उस जमीन की, और अगर किसी मेल के नाम पर करवाते हो तो फिर 6% के हिसाब से होगी। तो ये अलग अलग राज्यों में ये परसेंटेज भी ये वेरी करती है। ओके, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन फीमेल के मामले में कम ही होगी। ओके, और आगे जो यहाँ पर सेक्टर निकल कर आता है जहाँ पर जो कि यहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें, फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं बात रखूंगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है ना जीएसटी के अंतर्गत ले आए। और इसी के चलते आगे बात करें कि जितना भी टोटल टैक्स इकट्ठा होता है ना, रेवेन्यू इकट्ठा होता है फ्यूल के ऊपर टैक्स लगाने के बाद, उसमें से 41% जो है वो राज्यों के पास चला जाता है ओवरऑल। ओके, और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको रिलीफ जो है प्रदान किया जाए। तो और जो यहाँ पर कैरन नाम की एक कंपनी है, ओके, ये यहाँ पर एनर्जी के फील्ड में यहाँ पर काम करती है, यूके की ये कंपनी है। तो इसके रिगार्डिंग अभी ना भारत सरकार का केस चल रहा है इस कंपनी के साथ। तो रिसेंटली यूएस कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसमें भारत सरकार जो था अपना केस हार गई थी इस केरन एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ। ओके, तो अभी भारत सरकार कह रही है कि हम जो है ना जो टैक्स है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर टैक्स हम लेंगे। तो इस जो हमने यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाई है ना, तो उस स्ट्रेटजी से ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं हम उनको डिस्करेज करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, देखो इस केस में कैरन एनर्जी नाम की यहाँ पर कंपनी थी, कैरन एनर्जी इंडिया। ओके, ये ब्रिटेन की कंपनी थी, भारत में काम करती थी, जिसके तहत यह हुआ कि इन्होंने अपना कुछ स्टेक जो था ना इसको वेदांता ग्रुप को बेच दिया। जब इसको बेचा वेदांता ग्रुप को, तो भारत सरकार ने इसको कहा कि आपने अपनी कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया है और जब से आप यहाँ पर काम कर रहे हो तब से आपका जो है टैक्स बनता है 10,000 करोड़ के आसपास का, उस टैक्स को आप दें हमें। तो इसी के चलते कैरन एनर्जी ने यूएस की कोर्ट में केस कर दिया। जब कोर्ट में केस हुआ, भारत सरकार केस हार गई कि आप इतना ये टैक्स जो है आप
इलीगल है, ओके, आप ये नहीं ले सकते। तो लेकिन भारत सरकार अभी भी कह रही है कि हम लेंगे, दोबारा अपील करेंगे कोर्ट में। ओके, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि या इससे जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं क्या फिर वो डिस्करेज नहीं होंगे अगर आप इस तरीके का टैक्स टेररिज्म वाला फंडा अपनाकर चलोगे किसी भी कंपनी के पास। तो यहाँ पर उनका आंसर है कि ऐसा नहीं होगा। और लास्ट में यहाँ पर बात करें कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है तो उसके भी यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने जो अभी नया लॉ लेकर आई है, नया यहाँ पर रूल्स लेकर आई जिसको हम कहते हैं द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएरीज एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसके तहत कि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा कि वहाँ पर कोई भी जो भी फेक न्यूज़ की एक्टिविटी या फिर किसी भी तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनके प्लेटफॉर्म पर ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी यहाँ पर इस एक्ट के तहत, इन रूल्स के तहत यहाँ पर बात कही है कि जो जो रूल्स है ना ये गाइडलाइंस की तरह लग रहे हो कि ज़्यादातर गाइडलाइंस ही है जो आप यहाँ पर जारी कर रहे हो, लेकिन इसमें खामियां हैं। तो क्या खामियां हैं? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है आपके रूल्स में कि अगर कोई भी जो भी आपने गाइडलाइंस बनाई है अगर उनके खिलाफ जाता है, मतलब अगर सही तरीके से गाइडलाइंस की यहाँ पर अनुपालन नहीं होता है तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर जो है सॉलिसिटर जो जनरल ऑफ इंडिया है जिनका नाम है तुषार मेहता, तो इनको यहाँ पर ये बात कही है। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके द्वारा ये बात कही गई है। सो देखिए, ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन होता है? ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो इससे ऊपर एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत के। और उसके बाद में दूसरी पोस्ट आती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जहां पर कौन तैनात है? तुषार मेहता जी। ओके, और इस सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पर वाइस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों का काम यही है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वकील ही होते हैं। ओके, लेकिन किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से। और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें कि जो ऑटो मेकर्स हैं जो गाड़ियां बना रहे हैं, कारें जो बना रहे हैं, तो यहाँ पर इनके रिगार्डिंग ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि काफ़ी वेटिंग पीरियड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब अगर आप कोई कार बुक करवाने जा रहे हो शोरूम में तो आपको एक बुकिंग, आप जो है ना वहाँ पर एक बुकिंग फीस देते हो। तो बुकिंग फीस देने के बाद आपको कहा जाता है कि आप 3 महीने बाद आना, या फिर आप 2 महीने बाद आना, या फिर आप 4 महीने बाद आना, आपको तब गाड़ी मिलेगी। तो वेटिंग पीरियड जो है ना बढ़ता जा रहा है। तो कुछ केसेस में ये 10 महीने तक भी पहुंच चुका है। ओके, और नॉर्मली जो है ना ये 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड अभी भी चल रहा है भारत की मार्केट में अगर आप कोई नई गाड़ी परचेज करने जा रहे हो तो इसी के चलते यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या निकालें? तो इसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि जो पार्ट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना, खासतौर पे वो व्हीकल जो जिनकी आपकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो यहाँ पर पार्ट्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। जिन व्हीकल्स की सेल कम हो रही है तो उनके ऊपर थोड़ा इंटेंशन कम कर दो, जिनकी ज़्यादा हो रही है तो उनके ऊपर इंटेंशन ज़्यादा दो कि पहले प्रायोरिटी पर इन गाड़ियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उनको बढ़ाओ, उनके पार्ट्स की प्रोडक्शन उनको बढ़ाओ, ताकि जो कि इनमें डिले ना हो। ओके, और इसी के चलते समय बचाने के लिए जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ओके, तो इन्होंने यहाँ पर अपने वेंडर्स को कहा है, जो इनके ठेकेदार हैं, जो यहाँ पर मल्टीमीडिया स्क्रीन बनाते हैं, जो कि गाड़ियों के जो खास तौर पे जो टॉप मॉडल्स होते हैं ना, तो टॉप मॉडल्स में फ्रंट में एक स्क्रीन लगती है बड़ी सी, जहाँ पर जो है आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस उसमें होते हैं, नेविगेशन आप देख सकते हो उसमें से। तो उसके रिगार्डिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि उनको डायरेक्टली आप हमारे शोरूम्स में ही भेजो, हम शोरूम्स में ही उनको गाड़ियों में इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो जहां पर गाड़ी एक्चुअल में मैन्युफैक्चर हो रही है तो वहां पर आपको भेजने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टाइम को बचाना है किसी ना किसी तरीके से। और इसके अलावा जो टाटा मोटर्स हैं, जो हुंडई है, तो वो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं कि सप्लायर्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिचुएशन को यहाँ पर जो है सही किया जाए, सिचुएशन को टैकल किया जाए सही तरीके से, ताकि जो कि और ज़्यादा डिले जो है वो ना हो। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर सप्लाई होती है इन गाड़ियों को, तो यहाँ पर इनका जो डिले है ना वो अभी काफ़ी बढ़ चुका है, डबल हो चुका है। यहाँ पर 26 हफ्तों तक ये चला जा चुका है जो ऑटोमोबाइल कंपनी से उनके लिए। और यहाँ पर जो कंपोनेंट शॉर्टेज रहेगी तो आने वाले 3 से 4 महीनों तक ये शॉर्टेज चलती रहेगी, जिसके तहत जो ओवरऑल सिनेरियो निकलेगा ना वो यही है कि जो गाड़ी आपने खरीदनी है ना तो वो आपको थोड़ा लेट ही मिलेगी अभी भी। और आगे जो न्यूज़ है फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पर बात करें कि हाल ही में जो मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया, ओके, तो वहाँ उनके घर के बाहर जो है ना एक गाड़ी मिली थी जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव था, मतलब कि विस्फोटक पदार्थ थे और ब्लास्ट हो सकता था किसी भी समय पर। तो यहाँ पर उस व्हीकल का जो एक्चुअल मालिक है ना, तो वो यहाँ पर मृत जो है पाया गया है, उसकी डेथ हो चुकी है। इसी के चलते यहाँ पर जो है ये मामला और अभी जो है ना तूल पकड़ता जा रहा है कि वहाँ पर वो गाड़ी कैसे आई, क्योंकि अभी जो उसका असली मालिक था उस गाड़ी का वो जो है मृत पाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग अभी ये मामला और जो है लंबा जाएगा। जो ऑपोजिशन है वो भी यहाँ पर एलिगेशन लगा रही है सरकार के ऊपर। तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। और यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर कौन है? जो पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस।
और आगे न्यूज़ है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि मिजोरम को यहाँ पर अलर्ट पर डाल दिया गया है, जो मिजोरम गवर्नमेंट है उनको। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि म्यांमार में सिचुएशन खराब है। तो म्यांमार में अभी देखो तख्ता पलट हुआ है, ओके। तो काफ़ी देर बाद जो था यहाँ पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी आई थी म्यांमार में, ओके। आंग सैंग सुई की यहाँ पर सरकार बनी थी लगातार दूसरी बार नवंबर 2020 में। अच्छी खासी उन्होंने यहाँ पर विक्ट्री ली थी। लेकिन अभी नया साल चढ़ते ही यहाँ पर जो था उनकी आर्मी ने कूप कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, जिसके तहत और यहाँ पर बहुत सारी ना यहाँ पर हिंसक घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं म्यांमार में, जिसके तहत बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर ना अपने आप को यहाँ पर बचाने के लिए ट्रांसफर करें, मतलब आ रहे हैं चोरी छिपे। तो इसी के चलते मिजोरम का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पर मिजोरम सरकार को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी तक सिर्फ 12 बंदे क्रॉस किए हमारा बॉर्डर, मतलब कि इंडिया में दाखिल हुए म्यांमार के। लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेज वो कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं भारत में बॉर्डर को क्रॉस करके। तो अभी असम राइफल्स की जो कंपनीज हैं उनको एडिशनली और ज़्यादा मात्रा में तैनात कर दिया गया है म्यांमार जो मिजोरम का बॉर्डर है वहाँ पर, ताकि कि और किसी भी तरीके की इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो घुसपैठ जो है वो ना हो। और आगे जो न्यूज़ है सेम पेज में है, तो यहाँ पर बात करें जो क्वाड है वो जल्द ही जो है ना अपनी पहली समिट जो है वो करने जा रही है। तो इसका थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दिया गया है। तो क्वाड है क्या, देखो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर भी बोला जाता है, लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। और यहाँ पर क्वाड, ओके, क्वाड मतलब यहाँ पर 4 मुल्कों का यहाँ पर ये ग्रुप होगा। इंडिया होगा, यूनाइटेड स्टेट्स होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और जापान होगा। तो ये चारों मिलकर जो है यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे। तो इनकी यहाँ पर पहली समिट जो है बहुत जल्दी होगी। तो इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या होगा कि यहाँ पर जो चाइना की यहाँ पर एग्रेशन जो कि बढ़ती जा रही है, खासतौर पर जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, तो उसको कम करना है, उसको चाइना को एक साइड पे रखना है कि और फ्री जो इंडो पैसिफिक है ना, इसका यहाँ पर नारा दिया जा रहा है इस क्वाड ग्रुप के द्वारा कि जैसे साउथ चाइना सी में चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है, तो अभी हाल ही में चाइना ने यहाँ पर अपना कोस्ट गार्ड लॉ यहाँ पर पास किया था। तो उसके चलते साउथ चाइना सी में जहाँ जहाँ पर भी चाइना अपनी टेरिटरी दिखाता है कि मेरी टेरिटरी है, क्लेम करता है, तो वहाँ पर अगर दूसरे किसी मुल्क ने कोई भी एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, तो उनको यहाँ पर तोड़ना शुरू कर दिया है उसने, ओके। इसी के चलते फिलीपींस के साथ जो है भारत की डील भी हुई है कि भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बेचेगा। तो ये $100 मिलियन की रिसेंटली डील हुई है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार हमने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं किसको, फिलीपींस को, ओके। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तो अभी जो है यहाँ पर जो ये हिंट मिला है क्वाड के रिगार्डिंग, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर मिला है कि अभी नए सिरे से जो है अभी जल्दी से जो है यहाँ पर जो है समिट की जाएगी क्वाड की, और यहाँ पर काउंटर किया जाएगा जहाँ पर जो तानाशाही शासन है चाइना का उसको। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर राज्य सरकारों को बोला है कि यहाँ पर नेशनल थीम के हिसाब से यहाँ पर हमें सोचना होगा पुलिस के रिगार्डिंग। जो हमारी राज्यों की पुलिस है उसको भी अभी नेशनल थीम के हिसाब से हमें मॉडर्नाइज करना होगा पुलिस फोर्सेस को। सेंटर और स्टेट्स को यहाँ पर इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। और यहाँ पर जो जिस तरह के भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकालना है। तो खासतौर पर यहाँ पर बात की जाएगी जो सिक्योरिटी प्लान्स हैं, क्या हम पुलिस के रिगार्डिंग जो है ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन और यहाँ पर जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है तो उनको यहाँ पर किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी। तो अभी शुरुआत में अभी 5 हमारी जो साउथर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, तो अभी वो मिलेंगे 21-22 मार्च को हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके साथ। तो इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी किस तरीके से जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी यहाँ पर ज़िंदगी को और हम जो है ईज़ जो है हम प्रदान कर सकें, ओके। तो 2017 में भारत सरकार ने पहली बार यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, MPF इनिशिएटिव लिया था। तो यहाँ पर 3 सालों के लिए यहाँ पर पैसा दिया गया था 25,000 करोड़ के आसपास, जिसमें से सेंट्रल बजट जो था वो था 18,636 करोड़ का। बाकी का हिस्सा किनका था, बाकी का हिस्सा राज्यों का था। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि राज्य जो है ना अभी अपने हिसाब से एनालिसिस करें, जो उनकी लोकल ज़रूरतें हैं उस हिसाब से देखें किस तरीके के उनके गोल्स हो सकते हैं, किस तरीके से उनको यहाँ पर जो है अचीव कर सकते हैं, और कौन कौन सी उनकी जो है स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। जिस तरीके की भी सिचुएशन होगी जिस भी राज्य में, तो पुलिस को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्ट्रेंथन करना है, ओके। तो यहाँ पर एक प्लान की बात यहाँ पर करेगी, मतलब एक अलग से प्लान जो है हमें अलग से लेकर चलना है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो टाइम होता है ना, मतलब जो पुलिस को बुलाया जाता है जब जहाँ कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हुआ, कोई घटना हुई, तो उस रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करना है, सबसे पहली बात तो वो है, ओके। और यहाँ पर जो कन्विक्शन रेट है, ठीक है, उसको यहाँ पर बढ़ाना है। और यहाँ पर जो मृत्यु के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कम करना है, खासतौर पे जो पुलिस की कस्टडी में यहाँ पर जो इंसिडेंट्स होते हैं ऐसे, तो ये तो नहीं होने चाहिए, ओके। तो इन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ग्राउंड सिचुएशन को देखा जाएगा, जो गैप है उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, जहाँ इसके अलावा जो डेफिशिएंसीज निकल कर आती हैं पूरे पुलिस महकमे, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनको यहाँ पर असेस किया जाएगा। और यहाँ पर उसी तरीके से जो है नया प्लान तैयार किया जाएगा कि इस तरीके से इन खामियों को हमने दूर करना है। और आगे न्यूज़ से कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो हमारा NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, तो उसके जो CEO हैं
RS शर्मा, तो वो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस बनाया है वैक्सीन का, तो अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना 2 इंसिडेंट्स निकल कर आए। तो पहली बात तो यहाँ पर ये चीज़ की जा रही है कि यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर फ्यूचर का जो यहाँ पर शेड्यूल है, टाइम टेबल, उसको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं एडवांस में। ओके, कि एडवांस में टाइम टेबल आप शो करो कि कब किसको यहाँ पर जो है वैक्सीन लगनी है। तो पहले ही जब लिस्ट तैयार होगी तो उसको एडवांस में आप शो करो। और दूसरा यहाँ पर यह कि जो डिस्प्ले किया जा रहा है शेड्यूल को, वो उसी दिन 9 बजे किया जा रहा है जिस दिन यहाँ पर वैक्सीन लग रही। तो इससे यहाँ पर वॉक इन के यहाँ पर जो यहाँ पर केसेस है ना, मतलब लोग खुद से चलकर आना शुरू हो जाएंगे और भीड़ जो है ना लगनी शुरू हो जाएगी हॉस्पिटल्स में। तो जिस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर बनाया गया है तो उसको यहाँ पर फॉलो करने की बात कर रहा है NHA। और यहाँ पर अगर नहीं किया जाता तो यहाँ पर एक्शन हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ भी। ओके, तो यहाँ पर ये भी चीज़ कही जा रही है कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या करें कि जो अपने आप को कोई भी अगर प्री रजिस्टर करना चाह रहा है ना कि मैं पहले से एडवांस में रजिस्टर कर लूँ, तो उसके रिगार्डिंग स्लॉट्स ही यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। ओके, वेबसाइट्स के ऊपर। तो इसके चलते यहाँ पर जो है ना सप्लाई जो है ना वैक्सीन की वो एग्जॉस्ट हो सकती है। हो सकता है कि जिनको लगनी है उनको लगे ही ना, और एक ही बंदे को जो है बार बार जो है यहाँ पर फोकस करके चलेंगे तो यहाँ पर सिनेरियो जो है वो खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो इस सिचुएशन को हमें संभालना होगा। और आगे भी सेम पेज में से न्यूज़ है। तो यहाँ पर बात करें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो वो भी कोविड वैक्सीनेशन का खर्चा जो है ना वो खुद से यहाँ पर उठाएगी अपने स्टाफ का और जो स्टाफ के डिपेंडेंट्स है उनका। तो हालांकि कल ही कुछ कंपनीज ऐसी थी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्वेंचर, तो इन्फोसिस, तो इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी कल अनाउंस कर दिया था। ओके, तो उन्होंने कल अनाउंस किया था कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनका खर्चा जो वैक्सीनेशन को होगा वो खुद से यहाँ पर जो है वो उठाएंगे। तो यहाँ पर लिस्ट उन्होंने खुद से जारी कर दी थी कि जिनकी एज जो है 60 से ज़्यादा है, या जिनकी 45 से ज़्यादा है और कोई यहाँ पर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी बाकायदा उन्होंने यहाँ पर लिस्ट जो है अपग्रेड जो है करनी शुरू कर दी है। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, तो उनके साथ भी उन्होंने टाई अप करना जो है शुरू कर दिया है। और आगे न्यूज़ से यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन मेकर के जो हेड है और यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पर जो वैक्सीन बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो वहाँ पर जो है गिरावट जो है फेस कर सकते हैं ग्लोबल शॉर्टेज में। क्योंकि यहाँ पर जो वैक्सीन जब बनती है ना, वहाँ पर जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए तो उसकी शॉर्टेज आ रही है ग्लोबल लेवल पर। तो फिर आने वाले समय में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। तो इसी के चलते जो आधार पुणे वाले हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने यहाँ पर बात कही है कि जो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, तो यहाँ पर इसको लाइसेंस मिला हुआ है कि 100 ऑफ मिलियंस ऑफ यहाँ पर कोविड वैक्सीन इन्होंने बनानी है फ्रॉम एस्ट्राजेनेका एंड नोवावैक्स। ओके, तो ये 2 यहाँ पर फार्मूलेज जो इनको मिले हैं, तो इनके रिगार्डिंग ये मास में जो है यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को कहा है, वर्ल्ड बैंक के पैनल को कहा है कि यूएस के कुछ लॉ हैं जो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो उसको यहाँ पर मिलने से यहाँ पर रोक रहे हैं। तो इनके ऊपर हमें काम करना होगा अगर सही समय पर जो है वैक्सीन को सही जगह पर पहुँचाना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़े स्केल पर अगर बनाना है तो। और आगे जिन्होंने यहाँ पर बात करें जो लंबोर्गिनी है और जो मर्सिडीज है, वो भारत में अभी 2021 में रिकॉर्ड सेल की यहाँ पर कामना कर रही हैं। तो ये लग्जरी कार मेकर कंपनीज हैं। तो यहाँ पर पैंडेमिक के बाद अभी दोबारा से ये उभरना शुरू हुई हैं। तो अभी पिछले साल यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर 25 से 30% यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला था इनके वॉल्यूम में, यहाँ पर जो कार्स प्रोडक्शन थी उनमें। और इसी के चलते जो लंबोर्गिनी है वो इटालियन स्पोर्ट्स कार मेकर है। ओके, इटली की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि अभी 20% जो है ना यहाँ पर ज़्यादा बुकिंग इन्होंने रिकॉर्ड की है अभी। ओके, तो इसके चलते अभी तक जो है ना हर हफ्ते ये 3 करोड़ की वैल्यू की कार जो है सेल जो है कर लेते हैं। और ये कॉन्फिडेंट भी है कि आगे आने वाले समय में भी ये डबल डिजिट ग्रोथ जो है उसको यहाँ पर फॉलो करके चलेंगे। और जो मर्सिडीज बेंज इंडिया है, तो वो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि ज़्यादा सेल इस साल के यहाँ पर फिस्कल ईयर में भारत में होगी। तो यहाँ पर 7 नए मॉडल जो है ना वो भारत में उतारे जाएंगे मर्सिडीज बेंज के द्वारा। और आगे न्यूज़ ईटी मार्केट वाले पेज में तो यहाँ पर बात करें कि जो सेबी के चीफ हैं, उन्होंने यहाँ पर अश्योर किया कि जैसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पिछले हफ्ते हुआ था कि यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस आ गई थी, तो ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। तो इससे क्या हुआ, इससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था, यहाँ पर जैसे 12 बजे तक स्टॉक चला, उसके बाद 12 से लेकर 3 बजे तक स्टॉक मार्केट बंद हो गई। ओके, तो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस आ गए जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। तो इससे यहाँ पर आगे फर्दर नुकसान इन्वेस्टर्स का ना हो, तो इसके चलते यहाँ पर जो है इस बात को अश्योर किया गया है सेबी चीफ के द्वारा कि ऐसी घटनाएं जो है दोबारा नहीं होंगी। ये कहना है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनका। और आगे न्यूज़ इकोनॉमी मैक्रो एंड मोर वाले पेज में तो यहाँ पर पीएम बात कर रहे हैं कि जो पीएलआई स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई, तो इससे यहाँ पर आने वाले समय में जो प्रोडक्शन आउटपुट है ना वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत आने वाले 5 सालों में $520 बिलियन की यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है हम बढ़ा सकते हैं।
और इसी के चलते यहाँ पर जिन सेक्टर्स को यहाँ पर पीएलआई दी जाएगी तो उसके तहत उन्हीं सेक्टर्स में यहाँ पर जो वर्क फोर्स है ना, जो जॉब क्रिएशन है, वो भी डबल हो जाएगी। और साथ ही साथ जितनी यहाँ पर प्रोडक्शन, जितने लेवल की यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू का 5% जो है ना वो पीएलआई स्कीम के तहत उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो इससे यहाँ पर और बड़े पैमाने पर जो है ना ऐसे अगर इंसेंटिव दिए जाएंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ेंगी। हाल में अभी तक लिए सिर्फ 13 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर पीएलआई स्कीम लागू होगी। तो इसके चलते जो है 1.97 लाख करोड़ जो है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा खर्चे जाएंगे आने वाले 5 से 7 सालों के बीच में। ओके, तो आने वाले समय में ये कोशिश करेंगे कि भारत की यहाँ पर मार्केट को इस तरीके से डेवलप करना है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट जो है ना वो वर्ल्ड की मार्केट में पेश करें और कॉम्पिटिशन दें चाइना को और जो बाकी इकोनॉमीज हैं उनको। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आई है पिछले अप्रैल से लेकर दिसंबर 2020 तक, तो वो सिंगापुर से आई है भारत में। तो $15.7 बिलियन की एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पहुंची है। इसके अलावा यूएस दूसरे नंबर पर रहा, यूएस से जो है $12.82 बिलियन यहाँ पर जो है रकम आई है एफडीआई के रूप में। और तीसरे नंबर मॉरिशस रहा, जहां से $3.4 बिलियन की जहां पर जो है इन्वेस्टमेंट आई है भारत में। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आई वो गुजरात है, दूसरे नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। और यहाँ पर जो सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स के तहत यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर के सेक्टर और सॉफ्टवेयर के सेक्टर। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो दूसरे नंबर पर रहा है। और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में से, तो यहाँ पर एयरटेल ने 300 करोड़ का यहाँ पर जो ना प्रोजेक्ट दिया है अपने नेटवर्क एक्सपेंशन का। किसको? हुआवे को। तो हुआवे यहाँ पर कौन सी कंपनीज है? हुआवे चाइनीज कंपनीज है जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मामले में ही डील करती है। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स की ये प्रोडक्शन करती है और इन्हीं को यहाँ पर जो है एयरटेल ने अपना नेटवर्क एक्सपेंशन का जो है यहाँ पर टारगेट दिया है, ऑर्डर दिया है। और आगे न्यूज़ है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन जो यहाँ पर कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इसने यहाँ पर एक अपील दायर की थी जो कि रद्द कर दी गई है। तो ये क्या अपील थी? इसका केस था पेल्विक मैश केस। ओके, तो यहाँ पर क्या ये एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें जो है अगर किसी लेडी को अच्छे से यहाँ पर जो है पेशाब नहीं आ रहा, खुल के पेशाब नहीं आ रहा, ओके, तो वहाँ पर जो ना इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको यहाँ पर इम्प्लांट करते हैं तो यहाँ पर जो है दिक्कत जो है कम हो जाती है लेडीज़ की। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट है इनका। तो यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने वार्निंग नहीं दी कि इसका यहाँ पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो जिसके चलते यहाँ पर नुकसान हुआ कुछ लेडीज़ का, तो उन्होंने यहाँ पर केस फाइल किया जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ। तो यहाँ पर उसी के चलते इनके ऊपर यहाँ पर फाइन लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो 3 औरतें हैं जिन्होंने यहाँ पर केस फाइल किया तो उनको यहाँ पर $2.6 बिलियन जो डॉलर है जो यहाँ पर इनको प्रोवाइड करने होंगे। इसके अलावा जो लीगल कॉस्ट है, ठीक है, वो भी इनको जो है प्रोवाइड करनी होगी इन 3 लेडीज़ को। इसके अलावा 1350 वोमेन ऐसी है जो मतलब सेम सिचुएशन से जो है गुजर रही है, मतलब उनको यहाँ पर साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए, सीरियस रिस्क जो है इसका होना शुरू हो गया। और आगे न्यूज़ है सेम पेज में, तो यहाँ पर बात करेंगे जो कनाडा है ना वो दुनिया का पहला कंट्री है जो यहाँ पर जिसने 4 वैक्सीन को यहाँ पर परमिशन दे दी है। और इसी के चलते जो नई वैक्सीन ऐड हुई है वो है जॉनसन एंड जॉनसन के ही द्वारा यहाँ पर वैक्सीन बनाई जा रही है जिसको यहाँ पर अप्रूवल दे दी गई है कनाडा की सरकार की द्वारा से। तो अभी ऐसा क्यों हुआ है, अभी इतने यहाँ पर अप्रूवल क्यों दी जा रही है? तो इसका रीज़न ये है कि कनाडा की धरती के ऊपर कोई भी यहाँ पर ऐसा मतलब प्लांट नहीं है जहाँ पर जो है वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो अपने दम पर यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उनकी है नहीं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि रिस्क यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है वैक्सीन चाहिए, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनके साथ हम टाई अप अपना कर रहे हैं ताकि कि किसी तरीके की इरेगुलरिटी जो है ना यहाँ पर वैक्सीन के मामले में हमारे देश में ना आए, जो शॉर्टेज है वो ना आए। तो पहले कौन कौन सी 3 वैक्सीन को मंजूरी मिली है? एक है Pfizer, एक है मॉडर्ना, तीसरी है एस्ट्राजेनेका और चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन। और आगे जो न्यूज़ है ये यहाँ पर यूएस के बारे में, तो यहाँ पर बात कही जा रही है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से कि जो अमेरिका है वो हर दिन जो है ना एवरेज 2 मिलियन जो वैक्सीन है वो लगा रहा है अपने देश के नागरिकों को। तो 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख वैक्सीन एक दिन में जो है अमेरिका लगा रहा है अपने लोगों को। तो इससे यहाँ पर यह कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है ना हम अपनी पूरी कंट्री को वैक्सीनेट कर दें। तो चलिए अभी वक्त है शीशे के सामने जाने का। तो फर्स्ट वर्ड है एप्रोबेशन जिसका मतलब है प्रशंसा, दूसरा है एप्रोपोस अनुरूप, तीसरा है आर्कोलॉजी जिसका मतलब पुरातत्व। ओके, तो इनके ऊपर आप फोकस करें, प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने जाकर बार बार रेपिटेशन करें इनकी। तो चलिए अभी वक्त है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है BFS। ओके, तो यहाँ पर BFS का मतलब क्या है? तो देखिए BFS का मतलब है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। ओके, जिसको कि RBI के द्वारा बनाया गया था नवंबर 1994 में। तो इसका पर्पस क्या था
इसको बनाने का पर्पस था कि यहाँ पर सुपरविजन के तौर पर ये काम करे, सर्वेलेंस के तौर पर काम करे जितने भी यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के तहत जितने भी अदारे काम करते हैं उनके ऊपर। ओके, तो कौन कौन से अदारे हैं जिनके ऊपर ये नजर रख के चलता है? ओके, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो पहली बात यहाँ पर करें जो कमर्शियल बैंक है जितने भी, इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइमरी डीलर्स हैं, और इसके अलावा जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इन सब के ऊपर जो है यहाँ पर नजर बना के चलता है कि कैसे काम कर रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो यही था आज का यहाँ पर पूरा का पूरा लेक्चर। तो कैसा लगा लेक्चर? तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लेक्चर के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।